अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज पीएम नवाजुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बहुत ही अहम अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें न सिर्फ आर्मी चीफ ने शिरकत की है बल्कि उन्होंने कुछ अहम निकात के हवाले से बातचीत भी की है, एड्रेस भी किया उन्होंने। और ये अपेक्स कमेटी का इजलास किस तरह से अहम था, 3 फैसले बहुत ही अहम है, वो आपके सामने रखेंगे और मैं उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे बात करना चाहूँगा, उनको एनालाइज करूँगा कि कितना ज़रूरी था। ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे जो हमारी स्टेट पिछले 30-40 साल से उसको हल नहीं कर पा रही थी, या उसके हवाले से पॉलिसी बहुत ही वेग थी। और यूँ कह लें कि जो जैसे एक बनाना रिपब्लिक स्टेट की पॉलिसी होती है, इस तरह का कैजुअल एटीट्यूड था इस अहम इशू की वजह से, इस अहम इशू की तरफ। और इसी वजह से हम नज़र आता था कि जो हमारा स्टेट का जो मैकेनिज़्म है डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, या जो लूप होल्स हैं सिस्टम में, उनको निबटने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फर्जाइल सिस्टम था स्टेट का। स्टेट की रिट नज़र नहीं आ रही थी। 3 बहुत अहम फैसले हैं, मैं उसके जो मल्टी फैसेटेड इसके आस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान में, उनको एक डेडलाइन दी गई है, 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई है कि 1 नवंबर से पहले आप अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ के चले जाएं। और ख़ास तौर पर जो अफ़गानी 44 लाख के करीब अफ़गानी हैं, कोई 17 लाख के करीब, 17 लाख से बल्कि ज़ायद हैं जिनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, वो रिटर्न तस्कीरा वगैरह पे आते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास वो तस्कीरा वगैरह भी नहीं है। और अब स्टेट ने यह फैसला किया कि 10 अक्टूबर से ई तस्कीरा का सिस्टम पाक अफ़गान बॉर्डर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसके थ्रू कोई भी अफ़गानी अगर पाकिस्तान में आना चाहेगा तो वो आ सकेगा। एक तो ये फैसला किया गया है कि 1 नवंबर से पहले जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके पास वीज़ास नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, वो यहाँ से निकल जाए। ना सिर्फ ये कहा गया है बल्कि ये भी कहा गया है कि उनके जितने कारोबार हैं, जितने उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उनको यहाँ पे या तो वो सेल कर दें या छोड़ दें, या उनकी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे बढ़ें और उनको अनाउंस करें और प्रनाउंस करें कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं या बिजनेसेस हैं उनके साथ अटैच्ड हैं या उनकी ऑनरशिप में हैं। और इसी तरह से उन तमाम पाकिस्तानियों को भी वार्न किया गया है कि अगर आप अफ़गानियों के साथ या दीगर गैर मुल्कियों के साथ बिजनेसेस कर रहे हैं तो आपको भी अपना स्टेटस प्रनाउंस करना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा अपना स्टेटस कि आप उनके साथ अटैच्ड हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि ये कहा गया है कि आप उससे डिसएसोसिएट हो जाएं और उसको ऑन ना करें, चूंकि ये इलीगल बिजनेसेस कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी कहा गया है कि ये अगर उनकी ऑनरशिप में जो इलीगल पाकिस्तानी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, इलीगल इंडिविजुअल्स यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी डिसऑन करना होगा और डिसएसोसिएट होना होगा। और इसी तरह से अगर वो किसी दूसरे पाकिस्तानी के नाम पे हैं तो वो उनकी जो मलकीती हकूक हैं उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा। दूसरा ये फैसला किया गया है कि जितने भी लोग पाकिस्तान में ऑनवर्ड्स आएंगे 1 नवंबर के बाद, उन सब के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उनके पास वीज़ा होना चाहिए, उनके पास पासपोर्ट हो और पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई किया जाएगा। और कोई भी रीज़न है, किसी भी रीज़न की वजह से वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, टूरिज्म करना चाह रहे हैं, तो वो भी उनको वजह भी मेंशन करनी पड़ेगी। और तीसरी सबसे अहम चीज़ उन्होंने, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि अब कोई तस्कीरा के बगैर आ नहीं सकेगा। पहले जो एक रफ सा रिटर्न तस्कीरा होता था, मैनुअली वो इशू कर दिया जाता था आमतौर पर जो अफ़गानी बाशिंदे वगैरह इलाज की गरज से या अदरवाइज यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने के लिए आते थे, तो वो भी अब सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि 44 लाख तो वैसे एक रफ एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ 14 लाख के करीब हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, बाकी तमाम के तमाम अफ़गानी जो हैं वो 44 लाख कहा जा रहा है। 28 से 30 लाख के करीब अफ़गानी हैं, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। 8.5 लाख के कोई डॉक्यूमेंट से इन प्रोसेस है। इसी तरह से ना सिर्फ अफ़गानी है बल्कि ईरानी भी हैं, कोई बिहारी भी हैं, कुछ इंडियंस भी हैं। मुझे आज भी याद है एक तो आर्टिकल्स जो नवाज शरीफ के दौर में भी आए थे कि किस तरह से कुछ पैसे इंडिया में भी जाते हैं। तो एंड ऑफ 80s यहाँ पे इवन इंडियंस भी आके रह सकते थे, और बल्कि अब भी कराची में एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो अब उन तमाम लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये इकदाम करना क्यों ज़रूरी था? देखिए, एक तो ये था कि बहुत ही फ्रजाइल स्टेट का
जो तासुर था वो दुनिया भर में न सिर्फ उभर रहा था, बल्कि इसकी वजह से हमारी न सिर्फ इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था कि ये 22-44 करोड़ लाख के करीब जो अफगानी हैं, और कुल मिला के मेरा ख्याल बाकी तमाम जो नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, बर्मीज़ भी हैं यहाँ पे, दीगर नेशनैलिटीज़ के लोग भी हैं, तो ये तकरीबन कोई रफ एस्टिमेट है कि 60 लाख से 1 करोड़ के दरमियान ये तमाम लोग मौजूद हैं। तो इनका हमारी न सिर्फ पॉपुलेशन में इजाफे का सबब बनते हैं, पॉपुलेशन पे इनका अच्छा खासा इम्पैक्ट है, उसको इंक्रीज़ करते हैं, बल्कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिस पे आज दुनिया काम कर रही है कि जो अशिया खोरोनोश है या अजनास की किल्लत है पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। और अब ये कहा भी जा रहा है कि फूड पे बहुत सारे इश्यूज कमिंग डेज में जनरेट होंगे, ऑयल पे नहीं इतने होंगे जितने फूड पे या खाने पीने की अशिया पे होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 10-15 साल जो अशिया खुरोनोश हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी, वो सस्ती नहीं होंगी, तो वो भी एक तरह से बर्डन बढ़ता है। फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हमें उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता कि रिफ्यूजीज़ को हम संभाल रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान दुनिया के बड़े ममालिक में है जो जहाँ पे रिफ्यूजीज़ आबाद हैं, लेकिन हमें उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। सो मच हो कि मुख्तलिफ ममालिक को, यूरोप को भी और बाकी तमाम ममालिक को जो UNHCR की तरफ से पैसे वगैरह मिलते हैं, कोई $1400-1500 पर मंथ मुख्तलिफ मदों में यूरोपियन ममालिक को मिलता है, टर्की को भी मिलते हैं, बाकी ममालिक को भी, वो पाकिस्तान में नहीं मिलता, बल्कि कहा जाता है कि ये इकनॉमिक इमिग्रेशन है जिसकी वजह से अफगान यहाँ पे आके बसते हैं, तो वो भी बेनिफिट हमें नहीं हो पाता। तो उस तरह से उस आस्पेक्ट को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। फिर एक बहुत अहम है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो काफ़ी अमीर लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी रियल एस्टेट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। बल्कि इस्लामाबाद में तो कहा जाता है कि तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ महंगी हुई हैं वो अफगानियों की वजह से हुई हैं। ख़ास तौर पर 15 अगस्त के बाद जो फॉल ऑफ काबुल के बाद यहाँ पे अफगानियों का तांता बंधा है, उस वजह से प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेटिंग है और बहुत ज़्यादा प्राइसेस में इजाफा हुआ है, 3-4 टाइम्स बढ़ गई हुई हैं। तो अब मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो बहुत ज़्यादा पैनिक है, मनी मार्केट में भी पैनिक है, प्रॉपर्टी की मार्केट में भी पैनिक है। आज ही अनाउंस हुआ है ये डिसीजन और आज ही पैनिक क्रिएट हो गया और ये देखने में आएगा कि प्रॉपर्टीज़ भी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और जो KP के साथ जो अजला जुड़ते हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस काफ़ी डाउन भी हो जाएंगी। तो ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, होटल चला रहे हैं, बहुत सारे दिगर बिजनेसेस वगैरह भी चल रहे हैं जो अफगानी चला रहे हैं, तो वो टैक्स नेट में भी इनफैक्ट शुमार नहीं होते, बल्कि उनके बिहाफ पे कुछ पाकिस्तानीज भी बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके नामों पे बिजनेसेस कर रहे हैं, तो वो भी फ़ायदा उठाते हैं। तो वो किसी भी तरह से टैक्स नेट में भी शामिल नहीं होते, लेकिन वो डिफरेंट तरह के जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। फिर ये भी है कि जब अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन होगी और किसी किस्म के टैक्स बैलेंसेस नहीं होंगे तो उसकी वजह से आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन क्रिएट होगी। ना सिर्फ हमने पिछले माजी में भी देखा है कि बैरून मुल्क कोई भी पाकिस्तानी जो पकड़ा जाता है उसके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी होता है, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ में, टेररिज्म में भी और अदरवाइज भी, लेकिन वो बेसिकली अफगानी होता है। मैंने एक स्टोरी भी की थी 2016 या 17 में जिसमें मैंने बताया था कि जो अनवारुल हक काकड़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इनका वो इलाका भी है ज़ोब और ज़िला सैफुल्लाह वगैरह। तो मेरी एक ARY पे एक अच्छी बड़ी स्टोरी थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जो अचकजई साहब हैं, महमूद अचकजई साहब, इन्होंने वहाँ किला सैफुल्लाह और ज़ोब वगैरह में प्रेशराइज करके नादरा के लोगों को, तो कुछ अफगानी थे, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में अफगानी थे, उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिए थे, तो वो अब पाकिस्तानी शुमार किए जाते हैं। तो ये भी एक आस्पेक्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जब भी इस्लामाबाद में भी क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादातर अफगानी करते हैं और फिर इसी तरह से टेररिज्म एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तमाम आस्पेक्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक भी है, इकोनॉमी पे भी उसके असरात हैं, टेररिज्म भी है, लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन उनकी वजह से ख़राब, और ख़ास तौर पर जो टेररिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तमाम की तमाम जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो अफगानिस्तान से होती है और इसी तरह से इलीगल रूट से होती है। तो ये बड़े अहम आस्पेक्ट्स थे। फिर अपेक्स कमेटी में एक और भी फैसला किया गया है कि
जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रहेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जो हॉर्डर्स हैं या जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं लोग, ट्रेडर्स वगैरह हैं, तो मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया बिजनेस माफिया है। जो डिफरेंट तरह के कार्टल्स बने हुए हैं, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि हम वैसे तो कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है, बट मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो बिजनेस कार्टल्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो उनके हवाले से भी बात की गई है। ये भी एक अहम फैसला किया गया है कि टेक्नोलॉजी से गेज किया जाएगा डिफरेंट जो स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ हैं, जो अशिया खोरोनोश की तरसील है या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो थेफ्ट्स के केसेस वगैरह एंड ऑल दैट। और मीडिया से रिलेटेड भी एक फ़ैसला किया गया है जो कि मैं समझता हूँ कि उसका इस्तेमाल हमने पिछले कुछ अरसे में गलत ही देखा है कि ये कहा गया है कि मीडिया के हवाले से जो मीडिया के जो लोग हैं वो ख़बरें ठीक नहीं करते, या एक तरह से यूँ भी कहा जा सकता है कि हमारी मनपसंद ख़बरें नहीं करते। उन पे भी साइबर क्राइम के तहत मुकदमात वगैरह भी होंगे, साइबर क्राइम के तहत कार्रवाइयाँ वगैरह भी होंगी। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को अगर आज़ादी मिलेगी तो जिस तरह से मीडिया जितना भी आज़ाद होगा, ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा आती है और मामलात उतने बेहतर होते हैं। कोई भी अक्ल कुल नहीं होता, ना कोई इदारा ना कोई शख्स। मीडिया एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करता है, एक आईने के तौर पे काम करता है और एक तरह से बड़ा ही मामून किरदार अदा कर रहा होता है मुल्क की इस्लाह के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि जहाँ पे मीडिया आज़ाद है, जिन ममालिक में वो बहुत वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पे जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत फलती फूलती है। तो इस बात पे सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है डेफिनेटली आर्मी चीफ का है। ये डिटर्मिनेशन हमें पोलिटिकल इरास में नज़र नहीं आई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो पोलिटिकल हमारे जॉइंट्स हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया। इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इसको कन्फाइन कर दूँ। तो ये बहुत अच्छे फैसले हैं, लेकिन हमें इनमें कॉन्टिन्यूशन चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि इस तरह की डिटर्मिनेशन बहुत दफ़ा शो की गई हैं, उनका इजहार ज़रूर किया गया है, लेकिन ऐसा वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। लेकिन अभी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।